Welcome students, I am Jagjit Singh. Today we are going to discuss about branch account, which is very important chapter. First of all, you have to understand what is the meaning of branch. Many business concerns open branches at various places for selling their goods. These branches may be opened in the town, in the state and in the country at various places and also in foreign countries. कहने के मीन्स हम डिफरेंट जगह अपनी ब्रांचेस को ओपन कर सकते हैं अपनी सर्विसेज देने के लिए या फिर सेलिंग देयर गुड्स, अपने गुड्स को सेल करने के लिए. दीज ब्रांचेस में बी ओपन इन टाउन, ये ब्रांचेस हमारी टाउन में भी हो सकती हैं या फिर स्टेट या फिर किसी अदर कंट्री में होती हैं. ठीक है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रांच. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर आपका ये हेड ऑफिस है, क्या है ये हेड ऑफिस है आपका किसी बिजनेस का हेड ऑफिस, ये अपनी ब्रांचेस खोलना चाहता है कि अगर एक ब्रांच अपनी अपनी ब्रांचेस 10 अलग अलग शहर में खोलना चाह रहा है कि अपने एक ही सेम बिजनेस है और ब्रांचेस इसकी अलग अलग हों. जैसे एक ब्रांच आपकी किसी बिजनेस की पीलीभीत में, सेकंड ब्रांच इसकी खटीमा हो सकती है, फिर मझोला हो सकती है, सितारगंज, ये मतलब वेरियस प्लेसेस पे इनकी ब्रांचेस हो सकती हैं. तो ये ब्रांच हमारा हेड ऑफिस है. ये सारे का कंट्रोल सारे का सारा कहाँ से रहता है, हमारा हेड ऑफिस से रहता है. तो ये हमारा हेड ऑफिस था. हेड ऑफिस क्या करेगा, अपनी ब्रांचेस ओपन करेगा. ये क्या होंगी, ब्रांच. तो ब्रांच हमारी टू टाइप्स होती है, या तो हमारे इंडिया में ब्रांच ओपन हम कर सकते हैं या फिर फॉरेन कंट्री में. तो टू टाइप्स ऑफ ब्रांच होंगी. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रांच. नाउ फर्स्ट, इंडियन ब्रांच इज नोन एज इनलैंड ब्रांच. जो इंडिया में ब्रांच हम ओपन करेंगे, ये कौन सी ब्रांच होती है, इनलैंड ब्रांच, की इंडिया में है ये. एंड जो फॉरेन में ब्रांच होंगी, ये किस नाम से जानी जाएंगी, इट्स नोन एज फॉरेन ब्रांच. और ये इंडियन ब्रांच जो होंगे हमारी इनलैंड ब्रांच, इनके दो टाइप्स होते हैं, क्लासिफाइड है, डिपेंडेंट ब्रांच एंड इंडिपेंडेंट ब्रांच. अभी डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या होती हैं, ये डिपेंडेंट ब्रांच क्या होती है, स्मॉल स्केल पे जो स्मॉल ब्रांचेस होती है ना, बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं जहाँ पे हमारे कम एम्प्लॉय काम करते हैं. ठीक है. तो ये डिपेंडेंट ब्रांच क्या होती है, ये फुल्ली डिपेंड होती है अपनी हेड ऑफिस पे. किस पे डिपेंड होती है, फुल्ली हेड ऑफिस पे डिपेंड होती है. ये अपना कुछ भी अकाउंट का वर्क खुद नहीं करती, ये पूरे का पूरा डिपेंड किस पे रहती हैं, हेड ऑफिस पे. और सेकंड क्या होती है, इंडिपेंडेंट, ये किसी पे डिपेंड नहीं रहती. इंडिपेंडेंट ब्रांच हमारी कौन सी होती है, दीज ब्रांचेस रिसीव गुड्स फ्रॉम द हेड ऑफिस एंड मैन्युफैक्चर और परचेज गुड्स फ्रॉम द मार्केट ऑल्सो. ये क्या कर लेती है, अपने हेड ऑफिस से या तो गुड्स मंगवा लेती हैं या खुद मैन्युफैक्चर कर लेती हैं, मार्केट से खुद भी ये इंडिपेंडेंट ब्रांच गुड परचेज कर लेती हैं. ठीक है. एंड दे आर इंडिपेंडेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स एक्सेप्ट दैट दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हेड ऑफिस एंड दस दे हैव नो फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ हेड ऑफिस. ये क्या करते हैं कि इनका खाली तो हेड ऑफिस से ऊपर रहता है इनका, बट ये सारे अपने खुद के काम खुद कर लेते हैं. अपना अकाउंटिंग जो भी ट्रीटमेंट होती है, ये इंडिपेंडेंट ब्रांचेस अपने अकाउंट खुद मेंटेन करती हैं. क्या करती हैं, खुद मेंटेन करेंगी. और ये जो डिपेंडेंट ब्रांच होती है ना, यहाँ पे हेड ऑफिस इनसे क्या बोल देता है कि आप अपना अकाउंटेंट हायर मत करो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉय को हम हायर नहीं करेंगे, इतनी अकाउंटिंग मत करो, आपकी जो भी अकाउंटिंग होगी वो हम खुद कर लेंगे. हेड ऑफिस ऐसा बोलता है. तो ये किस पे डिपेंड होती है, हेड ऑफिस पे डिपेंड होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे देखा था कि हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस के अंडर में हेड ऑफिस क्या करता है, अपनी ब्रांचेस खोलता है. ये हेड ऑफिस का कंट्रोल रहता है सारी ब्रांच का यहीं से, कि यहाँ से क्या करेंगे, ब्रांच का कंट्रोल करेंगे. यहाँ पे बैठ के जो भी अकाउंटिंग होगी हेड ऑफिस से ही होगी, इंडिपेंडेंट ब्रांच की. और इंडिपेंडेंट क्या करते हैं, ये थोड़े लार्ज स्केल पे होते हैं, लार्ज बड़ी ब्रांचेस होती हैं, ये अपनी अकाउंटिंग खुद कर लेते हैं, अपना अकाउंटेंट हायर कर लेते हैं. बट यहाँ पे डिपेंडेंट ब्रांच में अपना अकाउंटेंट हायर नहीं करते हैं, इसकी अकाउंटिंग कौन करेगा, हेड ऑफिस. नाउ डिपेंडेंट ब्रांच, अब जो स्मॉल स्केल होती है इसकी अकाउंटिंग कौन करेगा, हेड ऑफिस. तो हेड ऑफिस यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस. हेड ऑफिस अपने पास इनकी क्या करेगा, रिकॉर्डिंग सारे ट्रांजैक्शन की करेगा, जो भी इन्होंने सेल किया है या फिर कितना कैश रिसीव हुआ है, कितना क्रेडिट पे सेल हुई है, कितनी कैश पे. तो यहाँ पे हमारे 3 मेथड होते हैं, डेटर्स मेथड, स्टॉक और डेटर्स मेथड एंड फाइनल अकाउंट मेथड. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. तो जो भी आपका ये डेटर्स सिस्टम है, तो सब जो भी आप लोगों का कॉन्सेप्ट है, 99% कॉन्सेप्ट इसी में. अगर आपने डेटर्स सिस्टम सीख लिया तो ये 1% इनके साथ कॉन्सेप्ट जुड़ता है और ये भी दोनों मेथड क्लियर हो जाते हैं. तो हमें सीखना है कि डेटर्स मेथड या फिर स्टॉक एंड डेटर्स मेथड या फिर फाइनल अकाउंट मेथड, ये जो हेड ऑफिस होता है, हम आप लोगों ने 11th क्लास में ही पढ़ा है कि प्रॉफिट या फिर लॉस को निकालने के लिए इनका मेन मकसद क्या होगा कि प्रॉफिट या फिर लॉस देखना.
तो फिर प्रॉफिट या लॉस के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। तो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते थे और बैलेंस शीट बनाते थे हम अपनी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की, जो भी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए बिजनेस की, ठीक है। तो हमारा ब्रांच अकाउंट है क्या, पता है कि ब्रांच अकाउंट के लिए ना हमें ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट नहीं बनाना होता, ना ही बैलेंस शीट बनाते हैं। अब यहाँ पे हेड ऑफिस क्या बोलता है, हेड ऑफिस बोलेगा कि हम लोग इतनी अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे एक छोटी सी अपनी ब्रांच के लिए। तो ये क्या करता है, एक ऐसा अकाउंट तैयार करते हैं जिससे मेरा पीएल भी पता चल जाता है और हमें फाइनेंशियल पोजीशन भी पता चल जाती है। अदरवाइज हम क्या करें कि या तो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाए, ट्रेडिंग पीएल बनाने के लिए पहले जर्नल, फिर सब्सिडरी बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड देन ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये हेड ऑफिस बोलता है मैं इतना लंबा प्रोसीजर नहीं कर पाऊंगा, छोटा अकाउंट बन चाहिए मुझे जिसमें सारा कुछ पता चल जाए। छोटा अकाउंट कौन, कि ब्रांच अकाउंट को कैसे ट्रीट करें, कैसे बनाएं कि मेरा एक ही अकाउंट में मुझे अपनी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ भी पता चल जाए और उसी अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस भी पता चल जाए। तो इसके लिए इन्होंने एक ब्रांच अकाउंट कैसे ट्रीटमेंट करते हैं यही देखेंगे। तो सबसे पहले एक फॉर्मेट है यहाँ पे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स। जितनी भी ओपनिंग एसेट्स हैं कि ओपनिंग एसेट्स, डेटर्स होंगे, स्टॉक होगा, बिल्डिंग होगी, कैश होगी, सारे का सारा ओपनिंग बैलेंस आप लिख दोगे जो ईयर के आपका स्टार्टिंग में होता है। क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, ये एक ही अकाउंट तैयार करना है और एक ही अकाउंट से क्या करेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड अपनी लाइबिलिटीज़ भी जान लेंगे, क्या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की। देन इस साइड में क्या जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स और इस साइड ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटीज़, जो भी आपके बिजनेस की लाइबिलिटीज़ हैं यहाँ पे हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, तो ये स्मॉल जो भी हमारी ब्रांचेस थी, डिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं हम लोग हेड ऑफिस। तो सेकंड, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, हेड ऑफिस ने किस अमाउंट का गुड्स भेजा है अपने ब्रांच को, वो अमाउंट आप लिख देंगे। टू बैंक अकाउंट, ये बैंक अकाउंट क्या होगा, हो सकता है कि यहाँ पे जो भी हमारे कुछ ऑफिस का ब्रांच का रेंट पे करना हो या और भी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना हो, तो और बहुत सारे बिल होंगे। तो ये डिपेंडेंट थी ब्रांच हेड ऑफिस पे, तो हेड ऑफिस ने कुछ इन्हें पैसा दिया होगा, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। फिर इस साइड में आप लोगों ने ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटीज़ लिखा था और यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटीज़। इस साइड में आपने ओपनिंग बैलेंस ऑफ सारी एसेट्स लिखी थी और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स लिख देंगे। और फिर ये आप लोगों ने कुछ पैसा, जैसे जो भी सेल करी आपके ब्रांच ने बाय रेमिटेंस, इन्होंने कैश पे सेल्स करी, मान लो यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ की, और तो 2 लाख रुपीज़ क्या करेंगे यहाँ पे शो कर देंगे कि 2 लाख रुपीज़ रेमिटेंस किया, भेज दिया इन्होंने अपने हेड ऑफिस में। तो ठीक है, हेड ऑफिस क्या दिखाएगा यहाँ पे, रिसीव दिखा देगा अपना कैश बाय रेमिटेंस, कैश सेल से। और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, अगर 1 लाख रुपीज़ की क्रेडिट पे सेल हुई है, किस पे हुई है सेल, क्रेडिट पे, तो 1 लाख रुपीज़ आप लोगों ने क्या करेंगे यहाँ पे, और 1 लाख से मान लो 80,000 रुपीज़ रिसीव हो गया डेटर से, तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स एंड कैश सेल्स जो भी था ये हेड ऑफिस में पैसा पहुंच जाएगा और ये हेड ऑफिस अपने ट्रीटमेंट कर लेगा। अब हम लोग देखेंगे क्या ये ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट से सेम कैसे रहता है, इस अकाउंट से कैसे हमें पीएल पता चलेगा, कैसे लाइबिलिटीज़ पता चल। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, टू ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, टू ओपनिंग स्टॉक हम लोगों ने इस साइड में भी लिख रखा है, टू ओपनिंग बैलेंस। सेकंड आइटम टू परचेस लिखते थे हम लोग, यहाँ पे हम लोगों ने क्या टू गुड्स सेंड लिख रखा है ब्रांच की, गुड्स सेंड किया, यहाँ पे परचेस करते थे और यहाँ पे सेंड कर रहे हैं, तो सेम हम लोगों का। टू एक्सपेंसेस हम लोगों ने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड पीएल अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बट यहाँ पे हम लोगों ने लिखने तो मैं डेबिट साइड में थे, तो जो भी एक्सपेंस थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सारे के सारे एक्सपेंसेस लिख दिए हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते थे, बाई सेल्स, सेल्स चाहे हमारी कैश पे होती थी या फिर क्रेडिट पे। मान लो कैश पे सेल्स थी हम लोगों की 2 लाख रुपीज़ और क्रेडिट सेल्स थी 6 लाख रुपीज़, तो 8 लाख रुपीज़ की सेल्स हम लोगों ने लिख दी है। तो इस साइड पे आप लोग ब्रांच अकाउंट में देख लो 2 लाख रुपीज़ कैश सेल्स थी। नाउ देयर इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि कभी भी हम लोग यहाँ पे कैश सेल्स तो लिखेंगे बट क्रेडिट सेल्स कभी भी नहीं लिखते हैं ब्रांच अकाउंट में, ये चीज़ ध्यान रहे।
क्योंकि जब हम ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते थे तो टोटल कैश या फिर क्रेडिट कोई भी सेल होती थी टोटल सेल्स लिख देते थे। फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपीज़ हमारी कैश सेल्स थी और 6 लाख रुपीज़ की क्रेडिट सेल्स होती है उधार सेल, हम लोगों ने 8 लाख रुपीज़ लिख दिया। पर यहाँ पे आप लोगों ने 2 लाख कैश सेल्स तो लिखोगे। अब ये जो क्रेडिट सेल्स थी, मान लो यहाँ पे 6 लाख रुपीज़ का माल उधार बेचा था तो 5,80,000 रुपये 5,80,000 रुपीज़ रिसीव हो गए हम लोगों को। तो 20,000 रुपीज़ अभी रिमेनिंग, ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स लिख देते हैं पर क्रेडिट सेल्स टोटल उधारी नहीं लिखेंगे आप लोग, क्रेडिट सेल्स नहीं लिखेंगे, जितना पैसा रिसीव हो गया है डेटर से वो लिख देंगे। तो 6 लाख 5,80,000 और ये 7,80,000 हो रहा है टोटल, बट यहाँ पे सेल्स है हमारी 8 लाख रुपीज़ की, तो फिर तो ये डिफरेंस आ जाएगा ना हमारा। तो ये तब भी हम लोग क्या करते थे, बैलेंस शीट को भी साथ में लेके चलते थे। देखो ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, तो 20,000 रुपीज़ अभी लेना है हम लोगों को डेटर से, तो 20,000 रुपीज़ ये डेटर क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि डेटर से अभी लेना है ना ये उधार जो माल हम लोगों ने बेचा है। तो 2 लाख 580 एंड 28 लाख और 8 लाख रुपीज़ हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे। तो सारी चीज़ें वही आएंगी हमारे यहाँ पे भी ट्रेडिंग बैलेंस ब्रांच अकाउंट में भी, जो हम ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में बनाते थे। अब हम इसके साथ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, बुक में आप लोगों को गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुरलीधर एंड कंपनी दिल्ली एंड देयर ब्रांच एट भोपाल, द फॉलोइंग आर ट्रांजेक्शन बिटवीन द हेड ऑफिस एंड द ब्रांच ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च। इनकी ब्रांच कहाँ पे है, भोपाल में ब्रांच है, और भोपाल ब्रांच के इन लोगों ने सारे के सारे एक्सपेंसेस बता रखे। फर्स्ट क्या दिया था, सैलरी गिवन, स्टॉक था आप लोगों का, ओपनिंग स्टॉक 1,000 रुपीज़। तो मैंने अभी जो आपको फॉर्मेट बताया था ओपनिंग बैलेंस, चाहे ये स्टॉक हो कुछ भी हो, ओपनिंग बैलेंस, तो 1,000 रुपीज़ आप लोगों ने यहाँ पे पुट करा दिया। नाउ सेकंड, गुड सप्लाइड 16,000 रुपीज़, परचेज हो या फिर गुड सप्लाइड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, 16,000 रुपीज़ गुड सप्लाइड। तो लिखा था टू गुड्स एंड, जो भी गुड्स आप लोगों ने ब्रांच को भेजा है 16,000 रुपीज़ का गुड्स एंड लिख दिया आप लोग। कैश सेंट फॉर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, कैश सेंट किया है, तो ये एक्सपेंसेस थे, हम लोगों ने लिखा था टू बैंक या फिर कैश, जो भी आप लोगों ने पे कराओ अपने हेड ऑफिस के एक्सपेंस के लिए, तो टू कैश सेंट। कैश सेंट क्या क्या था आप लोगों का, देखो सैलरी गिवन है, सैलरी, सारे के सारे एक्सपेंस हम लोगों ने ये लिख दिए जो भी हेड ऑफिस ने पे करें। टू ओपनिंग स्टॉक था, टू गुड्स एंड, ये 16,000 रुपीज़ का हेड ऑफिस ने अपनी ब्रांच को भेजा था, और ये कैश भेजा था ब्रांच को, क्योंकि ब्रांच ने किसी एम्प्लॉय की सैलरी देनी होगी, रेंट देना होगा, टेलीफोन का बिल देना होगा, पेटी कैश, ये छोटे मोटे जो भी एक्सपेंस रहे होंगे 1600 रुपीज़। नो नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, तो कैश रिसीव्ड इस साइड आ जाता है हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जो भी कैश सेल्स हो या फिर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हो, जो भी बाय रेमिटेंस हो, कैश रिसीव्ड बाय कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड अमाउंट 18,000 रुपीज़। नाउ नेक्स्ट, इन्वेंट्रीज ऑन 31st, इन्वेंट्रीज क्या होती है हम लोग की, ये इन्वेंट्रीज 800 रुपीज़ गिवन है। इन्वेंट्री स्टॉक तो लिखा था हम लोगों ने क्लोजिंग बैलेंस जो भी होगा इस साइड में आ जाता था, बाय क्लोजिंग स्टॉक 800 रुपीज़। बैलेंस ऑफ पेटी कैश, ये कैश का कुछ बैलेंस बच गया था, ये बोलते हैं 100 रुपीज़ बैलेंस कैश का बच गया है, तो ये भी बाय क्लोजिंग बैलेंस सारे इस साइड में आने, ओपनिंग बैलेंस एसेट्स के इस साइड में आने हैं। तो 100 रुपीज़ टोटल कर देंगे, जिस साइड का भी ज़्यादा टोटल होगा आप लोगों का, इस साइड का टोटल आपका ज़्यादा है 18,900, यही टोटल इस साइड पुट कराएंगे 18,900, 18,600 है इसका टोटल, 1,000 और 16, 17,000, 18,600 को इस अमाउंट से लेस कराओगे 300 आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, कहने का मीन्स यही फॉर्मेट आप लोगों को चलाना है। इसमें ओपनिंग बैलेंस जो भी एसेट्स गिवन हो सारे का सारा ओपनिंग बैलेंस आप ले लेंगे, फिर जो भी गुड्स ब्रांच को आपने भेजा है, जो भी एक्सपेंसेस ब्रांच को सेंड किए हैं, बैंक से पैसा भेजा या फिर उन्हें एक्सपेंस पेड, आपने एक्सपेंस पेड कर दिए,
क्लोजिंग बैलेंस, लाइबिलिटीज़ अगर कुछ गिवन है, बैंक लोन वगैरह जो भी गिवन है, तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पे लाइबिलिटीज़ का ओपनिंग बैलेंस। जो भी कैश आपको ब्रांच से उठ के आपके हेड ऑफिस में है वो सारा कैश आ जाएगा। फिर जो भी आप लोग की बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस बचता है एसेट्स का। आई होप क्लियर होगा आपको। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।